भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। पालना गृह घोटाला, लखनऊ में बीजेपी विधायक के घर सीबीआई की रेड, खंगाले दस्तावेज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित पालना गृह घोटाले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी कर रही है। सीबीआई ने इस मामले में अब जांच तेज कर दी है। मंगलवार की रात लखनऊ में सीबीआई की टीम ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक के आवास पर छापेमारी की। सीबीआई के अधिकारियों ने लखनऊ से भाजपा विधायक के घर छापेमारी के साथ ही उनके 2 भाइयों में इस मामले की पूछताछ की। इस घोटाले में विधायक की संस्था का नाम भी आ रहा है, जिसके बाद सीबीआई ने यह रेड की। एनजीओ से जुड़े दस्तावेज भी खंगाले गए हैं। बच्चों की देखभाल से जुड़ी इस योजना में भारी धांधली की बात सामने आने के बाद इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। इस स्कैम में कई नेताओं और अधिकारियों के कारोबारियों के करीबियों के एनजीओ के नाम सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस स्कैम में विधायक के एनजीओ की संलिप्तता की जानकारी सीबीआई को मिली थी। इसके बाद सीबीआई ने विधायक के आवास पर छापेमारी कर उनके एनजीओ के दस्तावेज खंगाले। सीबीआई ने सोमवार को भी विधायक के आवास पर रेड की थी। विधायक के 2 भाइयों को पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के अधिकारियों ने ऑफिस बुलाया था। गौरतलब है कि इस धांधली में 250 से अधिक एनजीओ की भूमिका जांच के दायरे में है। पालना गृह में श्रमिकों को चिन्हित करने के बाद उनके पूरे परिवार का ब्यौरा ले श्रम विभाग में पंजीकरण कराने के बाद 25 बच्चों को रखे जाने की योजना थी। सीबीआई जांच में यह बात सामने आई थी कि कई एनजीओ ने पहले से ही पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के नाम रजिस्टर पर दर्ज कर लिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के सच को झुटलाकर चुनाव में व्यस्त हो गई भाजपा, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में कोरोना संकट के समय बेरोजगारी की समस्या के बीच भाजपा पर चुनाव में व्यस्त होने का आरोप लगाया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार चुनाव आते ही प्रदेश के स्टार प्रचारक भी कुछ दिनों बाद उड़ चलेंगे। अखिलेश यादव ने बुधवार को ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में आज बेरोजगारी आत्महत्याओं के रूप में एक भयावह समस्या बन गई है। कोरोना के सच को झुटलाकर चुनाव में व्यस्त हो गई भाजपा बेरोजगारी व भुखमरी को अब समस्या ही नहीं मान रही है तो समाधान का क्या करेगी। बिहार चुनाव आते ही कुछ दिनों बाद तो प्रदेश के स्टार प्रचारक भी उड़ चलेंगे। उन्होंने इस ट्वीट के साथ अपने मुख्यमंत्री रहते साइकिल ट्रैक पर साइकिल चलाने की तस्वीर भी टैग की। अखिलेश लगातार प्रदेश सरकार और भाजपा पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। इससे पहले उन्होंने भाजपा की वर्चुअल रैली को खर्चुअल बताते हुए करोड़ों खर्च करने का आरोप लगाया। अखिलेश ने व्हाट्सएप ऐप और वीडियो कॉलिंग के जरिए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सपा ने कार्यकर्ताओं से संवाद का वह माध्यम चुना जो सस्ता और सुविधाजनक आधुनिक तरीका है। इसके विपरीत अपने धनबल और सत्ता बल के दंभ में डूबी भाजपा ने बिहार में आयोजित वर्चुअल रैली पर 150 करोड़ खर्च किए। इस रैली में 72,000 एलईडी स्क्रीन लगाई गई। उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी महा रिकॉर्ड बनाने वाली एक खर्चुअल रैली या वर्चुअल रैली पर अरबों के खर्चों का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा यह लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा को आहत करता है तथा विपक्षी दलों का मनोबल गिराने की साजिश है। उन्होंने कहा कि ये दावा है कि चुनावी रैलियां नहीं है तो फिर बूथ स्तर तक इन्हें पहुंचाने के प्रयास क्यों हो रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही भाजपा, कांग्रेस ने लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, राज्यसभा की रिक्त सीटों के लिए 19 जून को वोटिंग होनी है। चुनाव से पहले विधायकों को लेकर राजस्थान की सियासत भी गर्म होती दिख रही है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर विधायकों को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया है। अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा पर गुजरात और मध्य प्रदेश की तर्ज पर विधायकों को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया है। आज तक से बात करते हुए खाचरियावास ने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव से पहले भाजपा विधायकों को अपनी ओर लुभाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 15 निर्दलीय विधायक हैं। कुछ विधायक मुख्यमंत्री से मिले हैं। कुछ विधायकों ने जाकर इसकी शिकायत भी की है कि भाजपा के नेता उन्हें फोन कर उनसे बातचीत कर रहे हैं। गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री ने भाजपा नेताओं पर झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि नीति और सिद्धांत इनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने मध्य प्रदेश और गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा की ओर से इसी तरह की
कोशिश यहाँ भी की जा रही है, लेकिन उनके हाथ यहाँ कुछ नहीं आएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी पर दिग्विजय ने साधा बीजेपी पर निशाना। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर हो रही बढ़ोतरी पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव घटते जा रहे हैं और केंद्र सरकार व राज्य सरकारें टैक्स बढ़ाकर उपभोक्ताओं को लूट रही हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा, कहां है वे बीजेपी के राष्ट्रीय नेतागण जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई कीमतों के कारण पेट्रोल व डीजल की कीमतों पर आंदोलन करते थे। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने चीन सीमा विवाद का मसला उठाया और संसद सत्र बुलाने की मांग की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि चीन से सीमा विवाद गंभीर मसला है। गलवान वैली समेत कई भारतीय क्षेत्रों पर चीन की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद सत्र या सर्वदलीय बैठक बुलाकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मौजूदा हालात के बारे में सबको बताना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव। कांग्रेस ने कहा, ईवीएम नहीं मतपत्र इस्तेमाल करें ताकि कोरोना ना फैले। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कोविड-19 के संक्रमण के फैलने की आशंका जताते हुए उपचुनाव में ईवीएम के बजाय मतपत्रों का उपयोग करने की मांग की है। बता दें कि प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। प्रदेश कांग्रेस ने आशंका जताई है कि प्रदेश में विधानसभा की 24 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में ईवीएम के उपयोग से कोरोना वायरस के और ज्यादा फैलने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में ईवीएम के स्थान पर मतपत्रों का उपयोग किया जाना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस के 22 विधायकों के त्यागपत्र देने के बाद भाजपा में शामिल होने के कारण रिक्त हुई 24 विधानसभा सीटों के लिए प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। हालांकि अभी इसकी तारीख की घोषणा नहीं हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनाव संबंधित मामले के प्रभारी जेपी धनोपिया ने बताया कि पार्टी की ओर से मंगलवार को इस संबंध में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि हर मतदान केंद्र पर औसतन 1000 से 1200 मतदाता वोट डालते हैं। इसके लिए मतदाताओं को बार बार ईवीएम मशीन के बटन दबाने होंगे। ऐसे में ईवीएम के जरिए कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव में ईवीएम के स्थान पर मतपत्रों का उपयोग करने की मांग की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रियंका गांधी ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, अभ्यर्थियों से की बात। जी हां दोस्तों, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को यूपी का व्यापक घोटाला बताने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और उनका पक्ष जाना। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। हालांकि योगी सरकार ने फर्जीवाड़े की जांच एसटीएफ को सौंप दी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। उन्होंने ट्विटर पर जारी किए गए वीडियो संदेश में कहा कि 1.5 साल पहले हुई परीक्षा का परिणाम अब आ रहा है। अगर कुछ गड़बड़ी नहीं हुई तो परिणाम आने में इतना वक्त क्यों लगा? अभ्यर्थियों ने इतनी मुश्किलें उठाई और अब घोटाले की खबरें सामने आ रही है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर प्रक्रिया साफ सफाई और पारदर्शिता से हुई है तो 11 लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया है? ये युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रियंका ने मांग की कि मामले में ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, धांधली व भ्रष्टाचार, रोज नए नए खुलासे व तथ्यों के उजागर होने के कारण अब यह मामला काफी गंभीर हो गया है। जनता काफी आशंकित है। ऐसे में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बीएसपी की यह मांग है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टीचर भर्ती मामला, रिक्त रहेंगे 37,339 पद, सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को आदेश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले पर सुनवाई की। अदालत ने शिक्षा मित्रों की अर्जी पर उत्तर प्रदेश सरकार को 37,339 पदों को रिक्त रखने का आदेश दिया है। इन पदों पर फिलहाल शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से चार्ट के जरिए यह बताने को कहा था कि आरक्षित वर्ग के लिए तय 40% और जनरल के लिए 45% के कट ऑफ पर कितने शिक्षा मित्र पास हुए हैं। हालांकि शिक्षा मित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में कुल 45,357 शिक्षा मित्रों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 8,018 शिक्षा मित्र 60 से 65% के साथ पास हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने उत्तर प्रदेश सरकार को 21 मई को निर्देश दिया था कि किसी भी शिक्षा मित्र की सेवाओं पर असर नहीं पड़ना चाहिए। इनमें वह शिक्षा मित्र भी शामिल हैं जो सहायक शिक्षक के पद पर काम कर रहे हैं। पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई 14 जुलाई तक तय की है। न्यायाधीश MM शांतनागौदर और विनीत शरण की पीठ ने कहा कि इस आदेश के बावजूद पहली नजर में अब पेश किए गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि राज्य सरकार पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करने के साथ आगे बढ़ रही है। 21 मई को अदालत की ओर से जारी अंतरिम आदेश को देखते हुए राज्य सरकार की ऐसी गतिविधि को अनुमति नहीं दी जा सकती है। पीठ ने कहा कि इसे देखते हुए राज्य सरकार 37,339 सीटों के अतिरिक्त बाकी सीटों को भर सकती है। शीर्ष अदालत सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के मुद्दे पर उच्च न्यायालय और सरकार के विभिन्न आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि इस बात पर किसी पक्ष की ओर से विवाद नहीं था कि 37,339 व्यक्ति जो वर्तमान में शिक्षा मित्र के रूप में काम कर रहे हैं, सहायक अध्यापक की परीक्षा के लिए उपस्थित हो चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनेगा लालू का जन्मदिन। 72,000 गरीबों को आरजेडी कराएगी भोजन। जी हां दोस्तों, आगामी 11 जून को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जीवन के 72 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं। आरजेडी चीफ के जन्म दिवस के पूर्व मंगलवार को पार्टी ने ऐलान किया है कि लालू प्रसाद के 72वें जन्मदिन के दिन पार्टी केक नहीं काटेगी। बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसको लेकर निर्देश जारी किया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा कि लालू यादव का जन्मदिन गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस बार जन्मदिन पर मोमबत्ती और जलसा भी नहीं होगा। साथ ही हर प्रखंड मुख्यालय पर आरजेडी कार्यकर्ता 151 गरीबों को भोजन कराएंगे। जगदानंद सिंह ने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो के 72वें जन्मदिन पर 73,000 लोगों को खाना खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिन आरजेडी नेता गरीब लोगों की समस्याओं को दूर करने का भी काम करेंगे। वहीं लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस दिन को गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा, आदरणीय लालू यादव जी ने जीवन के 72 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। हमने प्रण लिया है कि 11 जून उनके जन्म दिवस को गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाएंगे। कम से कम 72,000 से अधिक गरीबों को खाना खिलाएंगे। हम 144 करोड़ की 72,000 LED स्क्रीन नहीं लगाते, बल्कि गरीबों को भोजन खिलाने का प्रयास करते हैं। बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का जन्म 11 जून 1948 में बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री, केंद्र में रेल मंत्री रहने के साथ कई बार सांसद और विधायक भी रह चुके हैं। लालू यादव की पहचान जमीन से जुड़े नेता के रूप में होती रही है। उनकी पत्नी राबड़ी देवी बिहार की सीएम रह चुकी हैं, जबकि बड़े बेटे तेज प्रताप यादव वर्तमान में विधायक हैं और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। वहीं लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव पूर्व में उप मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में नेता प्रतिपक्ष हैं, जबकि बेटी मीसा भारती सांसद हैं। लालू यादव वर्तमान में रांची स्थित जेल में बंद हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आप नेता संजय सिंह का बयान, बोले खट्टर और योगी सरकार के दबाव में उपराज्यपाल ने बदला फैसला। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार के फैसले को पलटने के बाद अब नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उपराज्यपाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने हरियाणा की खट्टर सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दबाव में यह फैसला लिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान आप नेता संजय सिंह ने कहा कि उपराज्यपाल अनिल बैजल के द्वारा दिल्ली के अस्पताल सिर्फ दिल्ली वालों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए होंगे। यह फैसला हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों के दबाव में लिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों का जीवन सुरक्षित रहे, इसके लिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया था, लेकिन खट्टर सरकार और योगी सरकार के दबाव में फैसला बदल गया क्योंकि उनकी स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल फेल हैं। जानकारी के लिए बता दें कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि बाहर से आने वाले लोगों का दिल्ली में इलाज नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले दिल्ली सरकार और सीएम अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करके कहा था कि कोरोना संकट के दौरान दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली के रहने वालों का इलाज होगा, बाहर से आने वालों का इलाज नहीं होगा। बाहर से आने वाले लोगों का इलाज सिर्फ केंद्र सरकार के अस्पतालों में होगा, जिसमें एम्स, सफदरजंग जैसे अस्पताल आते हैं। उपराज्यपाल के इस फैसले को पलटने के बाद आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने इस फैसले की कड़ी आलोचना और खुद सीएम केजरीवाल ने भी की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी बोली, यूपी शिक्षक भर्ती मामले में पारदर्शिता हुई तो गिरफ्तारी क्यों।
जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के छात्र छात्राओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान प्रतियोगियों ने तमाम बिंदुओं पर अपना पक्ष साझा करते हुए कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया में उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। इस पर प्रियंका गांधी ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा कि हम इस न्याय की लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।